बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज बड़ी खबर यह है कि परवेज़ रशीद साहब के कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। किस बुनियाद पर ये कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं? जो दरख्वास्त दी गई थी उसमें 8 कौन से पॉइंट्स थे जो दरख्वास्त की गई थी रिटर्निंग ऑफिसर से कि ये 8 पॉइंट्स हैं, इसकी बुनियाद पर परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने चाहिए। ये PTI की ज़ैनब उमैर हैं जिन्होंने ये मुसविदा 8 निकात का, जो आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये 8 निकात का एक मुसविदा जो है या दरख्वास्त ये रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराई थी। ये 8 पॉइंट्स क्या हैं, मैं उर्दू तर्जुमा इसका आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आप समझ सकें कि परवेज़ रशीद साहब ने 8 कौन सी वायलेशंस की हैं ज़ैनब उमैर के मुताबिक, कि 8 ये चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई एक भी उनके खिलाफ दुरुस्त साबित हो जाए तो वो सेनेट का इंतखाब नहीं लड़ सकते। और इनमें से एक जो पॉइंट था, 5वां पॉइंट, जिसको बुनियाद बनाकर फिर उनकी कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया है। अब ज़रा एक एक करके देख लें। अब ये पहले 8 पॉइंट्स देख लें और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि परवेज़ रशीद के पास कानूनी रास्ता कौन सा बचा है, वो किस फॉरम पर जा सकते हैं। कल और परसों 2 दिन उनके पास हैं, वो कौन सा रास्ता ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ये कि अगर परवेज़ रशीद इलेक्शन नहीं लड़ते तो उसका सियासी फ़ायदा किसको होगा, उनकी जगह पे कौन सेनेटर मुंतखब होगा। ये तमाम चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो पहला पॉइंट था ज़ैनब उमैर का, वो ये है, वो कहती हैं कि जी सेनेट के उम्मीदवार मिस्टर परवेज़ रशीद ने अपने नॉमिनेशन पेपर या कागजात नामजदगी फ़ाइल किए हैं और इसमें उन्होंने कई हक़ाइक़ छुपाए और कई झूठ बोले हैं। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरे पॉइंट्स है वो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हैं। दूसरे पॉइंट में वो कहती हैं मिस्टर परवेज़ रशीद ने जनरल सीट के लिए अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं मगर 7 हलफनामा टेक्नोक्रेट की सीट का लगाया है। यानी पेपर जमा कराए हैं जनरल सीट के लिए और जो हलफनामा या एफिडेविट साथ लगाया है वो कराया है टेक्नोक्रेट के लिए। तो वो कहती हैं कि ये एक तजाद है, झूठ है, फ्रॉडुलेंट है और इसलिए परवेज़ रशीद का जो इलेक्शन लड़ने का के लिए उनको नाअहल करार दिया जाए, वो अहल नहीं है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो ये है, वो कहते हैं कि मिस्टर परवेज़ रशीद ने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड या केसेस से मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो भी छुपाई हैं और सिर्फ ये एक नुकता भी अगर तस्लीम कर लिया जाए तो भी परवेज़ रशीद को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और ये एक नुकता भी उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है, इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 ज़ैनब उमैर का ये है, वो कहती हैं कि जनाब मिस्टर परवेज़ रशीद ने कागजात नामजदगी के साथ लगाए जाने वाले ज़रूरी कागजात, यानी जो डॉक्यूमेंट्स पूरे साथ में अटैच करने चाहिए, पूरी फाइल बनाकर जो पेपर्स के साथ लगाई जाती है, वो भी जमा नहीं कराए, इसलिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाने चाहिए। 5वां जो पॉइंट है जो तस्लीम किया गया और इस पॉइंट पर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वो क्या है? उसमें वो कहते हैं कि जी मिस्टर परवेज़ रशीद पार्लियामेंट लॉजेस की एक बड़ी रकम के नादहिंदा हैं। इस हवाले से आर्टिकल 63B बड़ा वाज़े है जो कि उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करता है। 63B। अब आइन का 63B क्या है, ये जरा मैं आपके लिए एक छोटी सी लाइनें पढ़ देता हूं। आइन का 63B आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज द मेंबर ऑफ मजलिस शूरा। इसका बी पॉइंट आगे यह है कि ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अगर वो नादहिंदा हैं, बस इतनी सी लाइन है, अगर वो नादहिंदा हैं तो वो मजलिस शूरा के लिए या कानून साज असम्बली के लिए वो अहल नहीं रहेंगे। तो इसमें इस आर्टिकल का हवाला दिया गया और कहा गया है कि 63B बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई शख्स नादहिंदा है, जैसा कि परवेज़ रशीद पार्लियामेंट लॉजेस के नादहिंदा हैं, तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। इसलिए परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए जाएं। मिस्टर परवेज़ रशीद ने इस हवाले से अपने कागजात के साथ कोई तफसीलात भी फराहम नहीं की, ये उनकी इलेक्शन लड़ने के लिए क्लियर डिस्क्वालिफिकेशन बनती है। ये प्रेयर की गई थी ज़ैनब उमैर की तरफ से। फिर इसका छठा नुकता यह है कि मिस्टर परवेज़ रशीद हमारी फोर्सेस और आर्मी के खिलाफ कई तकरीरें कर चुके हैं, इसलिए आर्टिकल 63G आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 63G, इसके तहत इलेक्शन लड़ने के वो अहल नहीं है, उनके कागजात मुस्तरद होने चाहिए। अब आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 63G क्या कहता है, जरा ये भी सुन लें। 63G ये कहता है अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन इफ, आगे पॉइंट जी है,
he has been convicted by a court of competent jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity, or the maintenance of public order, or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan, or which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan. तो आर्म फोर्सेस को अगर आप रिडिक्यूल कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं, उसके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। यह आर्टिकल 63G है जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब इसका हवाला देकर दरखास्त की गई है कि परवेज रशीद इस वजह से भी इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। सातवां नुक्ता यह है कि मिस्टर परवेज रशीद नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक हसास मालूमात लीक करने के मुर्तकिब ठहराए गए हैं। डॉन लीक्स का हवाला दिया गया है कि उसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक हसास मालूमात को रिलीज किया। इसकी रिपोर्ट इंक्वायरी के बाद मिस्टर जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा दे चुके हैं। यहां यह बताना अहम है कि अब तक इस रिपोर्ट को चैलेंज भी नहीं किया गया है, इसलिए परवेज रशीद इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं। यह 7वां पॉइंट था। और आठवीं परेड यह है कि मिस्टर परवेज रशीद ने अपने कागजात में अपनी आमदन और टैक्स से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं की हैं, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया जाए। ये अब 8 पॉइंट्स लिखने के बाद आखिर में लिखा है कि इन द व्यू ऑफ द सबमिशन मेड अबव, ये दरख्वास्त की जाती है कि इन पॉइंट्स की रोशनी में परवेज रशीद साहब को इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, उनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया। इसमें से जो 5वां नुक्ता था कि जिसमें वो पार्लियामेंट लॉजेस के पंजाब हाउस के नादहिंदा थे, उन्होंने पेमेंट जो करनी थी उनकी जिम्मे वाजिबुल अदा थी वो उन्होंने नहीं की हुई थी, तो उसकी बुनियाद पर उनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं। अब परवेज रशीद साहब ये फरमा रहे हैं कि मेरे खिलाफ इमरान खान साहब ने ये करवाया है, मेरे खिलाफ जी मेरे बोलने की वजह से ये किया है, मेरे आउटस्पोकन होने की वजह से किया है, और मेरा ये था और मेरा वो था, इस वजह से किया है। लेकिन ये जो कानून के और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की दोषिकों के हवाले दिए गए हैं, क्या वो इसमें पूरे उतरते हैं? क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? क्या वो टकरा नहीं रहे हैं? उनकी ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, या जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हैं, या जो चीज़ें उन्होंने जो नादहिंदगी है, क्या ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं? ये अगर आईने पाकिस्तान को इग्नोर ही करना है तो फिर ये आईने पाकिस्तान बनाया क्यों गया है? अगर आपने कहना है कि नहीं जी नहीं, इसको इग्नोर किया जा सकता था और मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर ये किया ही क्यों गया? फिर ये क्यों आईने पाकिस्तान बनाया गया है? तो अगर आईने पाकिस्तान है और आप उसकी रूह के मुताबिक पूरे नहीं उतरते, तो फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं? लेकिन बहरहाल अभी भी परवेज रशीद साहब के पास आईनी रास्ता ये है कि वो ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं इसको चैलेंज कर दें हाई कोर्ट में जाकर, और हाई कोर्ट जो है वो 23 और 24 तारीख को ये समाअत करेगा इन तमाम दरख्वास्त गुजारों के केसेस की, और फिर उसकी रोशनी में वो फैसला देंगे। अगर परवेज रशीद साहब के हक़ में फैसला आ गया तो ठीक, अगर ना आया तो 25 तारीख को फिर हतमी फहरिस्त जारी होनी है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उन लोगों की, और फिर अगर परवेज रशीद साहब इलेक्शन नहीं लड़ते तो इसका फ़ायदा कवरिंग कैंडिडेट को होगा, जो कि इस केस में हैं सैफुल मलूक खोखर। तो सैफुल मलूक खोखर जो हैं, जिनके बारे में कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो अपनी पार्टी की क़यादत को यकीन दहानी करा रहे हैं कि मेरे कागजात नामजदगी वापस ना कराएं, मैं जो है वो तहरीक इंसाफ के MPS से आपको सीट निकाल के दूंगा, आप अपने 6 बंदे या 5 बंदे मुंतखब करा लें, मैं उनके बाद आपको एक इजाफी सीट दूंगा। अब शायद उनको ये तगोदो भी ना करना पड़े, पैसे उनके बच जाएंगे, और वो अगर परवेज रशीद नहीं होते तो कवरिंग कैंडिडेट सैफुल मलूक खोखर जो हैं वो सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे। तो ये उनके लिए एक सैफुल मलूक खोखर के लिए एक बहरहाल खुशी की खबर है कि उनके सेनेट में आने का रास्ता हमवार हुआ है। लेकिन अगर उनको हाई कोर्ट फैसला उनको अलाउ कर देती है कि आप जुर्माना अदा करें और जुर्माना अदा करने के बाद आप आ जाएं, तो शायद फिर उनके लिए रास्ता निकल आएगा और सैफुल मलूक खोखर को वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।